हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, हम आपके लिए एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सीरीज खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम देंगे, है ना। तो आप लोगों का 2 एग्जाम होना है। पहला नॉन टेक, उसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा है टेक्निकल वाला जिसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये आपका जो टेक्निकल आईटी वालों का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। अब इसकी कैसे तैयारी की जाएगी और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, वही इस सीरीज में हम बात करेंगे, और मिक्स क्वेश्चनों का आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिएगा, आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त में ये क्लास ली जा रही है। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा, है ना। और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना। देखिए, सभी क्वेश्चनों को देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बनाया गया है। निम्नलिखित संयोजन में से स्मूथ डीसी प्राप्त किया जा सकता है। आपके लिए बिल्कुल न्यू पैटर्न्स पर ये क्वेश्चन है और नया नया क्वेश्चन भी है कि स्मूथ डीसी आपको प्राप्त करना है तो कौन सा वाइंडिंग आपको काम में लेना पड़ेगा। क्या वो डेल्टा है, क्या वो स्टार है, क्या वो सीरीज है, क्या वो पैरेलल है ना। तो देखना, इसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा डेल्टा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। डेल्टा एक ऐसी वाइंडिंग, सॉरी स्टार एक ऐसी वाइंडिंग है जिससे हम स्मूथ डीसी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1, कैसे डीसी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि हम एक डायोड सर्किट बनाएंगे। कौन सी सर्किट? डायोड सर्किट का निर्माण करके हम स्मूथ डीसी प्राप्त कर सकते हैं स्टार वाइंडिंग के द्वारा। और दूसरा पॉइंट है, इसको भी नोट करिए कि यदि हमारे पास कोई अल्टरनेटर है, हमारे पास क्या है? एक अल्टरनेटर है। इस अल्टरनेटर में यदि हम लाइट लोड, कौन सी लोड? यदि हम लाइट लोड या फिर पावर लोड, लाइट लोड हो या फिर पावर लोड हो, इन दोनों लोड को यदि हमें एक साथ चलाना है, कैसे चलाना है? एक साथ चलाना है, तो किस वाइंडिंग को हम प्रेफरेंस देते हैं? तो हम दोस्तों इसी वाइंडिंग को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। दोनों बात याद रखिएगा। यदि डायोड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इस स्टार वाइंडिंग से स्मूथ डीसी प्राप्त कर सकते हैं। स्मूथ डीसी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें पल्स ना हो, है ना, जिसमें रिपल्स ना हो, है ना, जिसमें क्या ना हो? पल्स ना हो। अल्टरनेटर है हमारे पास और उसको हम लाइट लोड या फिर पावर लोड दोनों को एक साथ चलाना चाहते हैं, तो हमें स्टार वाइंडिंग के द्वारा, मतलब कि हम स्टार वाइंडिंग का प्रयोग करके हम ऐसा काम कर सकते हैं, दोनों लोड को हम चला सकते हैं एक साथ। अगला क्या है आपके लिए? जनरेटर को इंस्टॉल करते समय ध्यान से सुनिए, जनरेटर को यदि आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये सावधानी पूर्वक सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी कंट्रोलिंग वायरिंग सही है या फिर नहीं, है ना, ताकि कौन सा क्रम प्रणाली से मेल खाए। ऑप्शन ए है जनरेटर का आकार, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है शक्ति कारक जिसको पावर फैक्टर कही जाती है, और ऑप्शन डी है फेज क्रम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। देखिए, एक्चुअल में फेज क्रम किसको कही जाती है? फेज क्रम का मतलब होता है कि वह क्रम, ध्यान से सुनिए, वह क्रम, जैसे कि कोई आपका अल्टरनेटर है ना, वो आउटपुट के लिए पावर जनरेट कर रहा है, तो आउटपुट में जो करंट जनरेट होकर के आपको मिलेगी ना, करंट हो या फिर वोल्टेज हो, तीनों फेज अपने मैक्सिमम मान पर एक सीक्वेंस के रूप में आउटपुट में प्राप्त हो। जैसे कि 3 फेज का मैं आपको एक दिखा रहा हूं फेजर डायग्राम, है ना। आर फेज जब जनरेट होती है तो देखिए इस प्रकार से आर फेज जनरेट हो गई, है ना। अब वाई फेज जो जनरेट होती है वो कैसे होती है? वो इस प्रकार से जनरेट होती है, ये आपकी वाई फेज होगी। और बी फेज जब जनरेट होगी तो वो कैसे होगी? वो देखिए आप इस प्रकार से जनरेट होगी, है ना। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पहले आर आ रही है, फिर वाई, फिर बी, इसी प्रकार से ये सीक्वेंस में आगे चलती जाएगी और ये आउटपुट में आपको मिल जाएगी, है ना। पहले आर आई, फिर वाई, फिर बी, फिर से आर आएगी, वाई बी, फिर से आर वाई बी। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस के रूप में चल रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? फेज क्रम। इसको हम क्या कहते हैं? फेज क्रम। और यहाँ पर ना, ये जो जनरेटर आपको दिया है, ये जनरेटर किस प्रकार का जनरेटर है? ये अल्टरनेटर की बात कर रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों का जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा। आंसर
खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक वैद्युत संपर्क के बीच स्पार्किंग, जिसको हम चिंगारी कहते हैं, इसको अगर यदि हमें कम करना है तो निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है ना। सभी संपर्कों के साथ श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं, या समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं, या मिक्स्ड में कैपेसिटर लगाते हैं, या नन ऑफ दिस, है ना। क्या होगा आपके लिए? देखिए, सबसे पहली बात ना, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी संपर्कों के साथ श्रेणी क्रम में कैपेसिटर। देखो यार, कैपेसिटर जो है ना, ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग रूप से काम करती है। सबसे पहली बात, आपने देख रखा होगा कि यदि आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर होगा, है ना, जिसमें चटनी वगैरह, दाल वगैरह पीसी जाती है, वो मिक्सी ग्राइंडर है, उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर हम लगाते हैं, और यूनिवर्सल मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के कई सारे विधि है, कई सारे मेथड है। उनमें से एक विधि है जिसको हम कहते हैं CFS विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? CFS विधि, है ना। इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि में हम कैपेसिटर यूज करते हैं, और जो मेन टर्मिनल होता है ना, उसके सीरीज क्रम में हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, पॉइंट नंबर फर्स्ट डालिएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो स्पीड कंट्रोलिंग है, कौन सी कंट्रोलिंग? स्पीड कंट्रोलिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में कैपेसिटर क्या करती है? स्पार्किंग कम करती है ना, स्पार्किंग कम करती है। नोट करिएगा अपने नोटबुक में। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम इसको मोटर के अंदर लगाते हैं, किस मोटर में? सिंगल फेज मोटर में, तो ये क्या करती है? ये यूं समझिए कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है। क्या बनाएगी? मोटर को ये सेल्फ स्टार्ट बनाएगी। और इसी के साथ में यदि हम इसको किसी लाइन में लगाते हैं, कहां लगाएंगे? अगर हम इसको किसी लाइन में लगा देते हैं तो ये क्या करती है? पावर फैक्टर सुधारेगी। क्या सुधारती है? ये पावर फैक्टर सुधारेगी। अगर इसी को हम कहां पर लगा दें? ट्यूब लाइट में। कहां पर लगाए? ट्यूब लाइट में लगा दें तो ये क्या करेगा? रेडियो व्यतिकरण, है ना, जो आपका रेडियो व्यतिकरण होता है, जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस, इसको क्या करती है? इसको कम करेगी। यानी कि आपका कैपेसिटर तो एक ही है ना। कभी ये स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है तो स्पार्किंग को कम कर रही है, कभी ये मोटर में यूज की जा रही है तो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर को बना देती है, कभी लाइन में यूज की जा रही है तो पावर फैक्टर को सुधार रही है, कभी ट्यूबलाइट में यूज की जा रही है तो रेडियो इंटरफेरेंस को कम कर रही है। यानी कि एक हीट आपका अलग अलग सर्किट में अलग अलग प्रकार से कनेक्ट करके इसको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका ये कैपेसिटर भी बहुत ही मुख्य भूमिका, बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है ना। देखिए, अगला है कि उस स्थान में किस जल तापक का इस्तेमाल करना चाहिए जहां केवल एक तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र पर पानी गर्म करने की आवश्यकता है ना। एक एग्जांपल के साथ मैं आया हूं इस क्वेश्चन का आंसर देने। आप सुनिए, आंसर तो हो जाएगा आपका प्रेशर हीटर, है ना, प्रेशर हीटर। इस प्रेशर हीटर को ना, ये जो आपकी प्रेशर हीटर है, इस हीटर को देखिए हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको कही जाती है सिस्टर्न हीटर, जिसको हम सिस्टर्न हीटर कहते हैं। और जो प्रेशर हीटर होती है ना, इस प्रेशर हीटर को जो हम ठंडा पानी सप्लाई देते हैं ना, तो हम इसी सिस्टर्न के माध्यम से ही देते हैं। किसके माध्यम से देंगे? सिस्टर्न के माध्यम से प्रेशर हीटर को पानी देते हैं। अब ये तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। इसके अलावा मैं जेन्युइन यूज बता रहा हूं कि भाई आपने देखा होगा शादी ब्याहों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई इंडस्ट्रीज है मान लीजिए, है ना, जहां पर सभी एम्प्लॉय को लंच मिलता है, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे कि लंच आपका 1 बजे है ना, तो खाना तो 1 बजे बनेगा नहीं, खाना 2-4 घंटे पहले ही बन जाता है। अब खाना को ठंड होने में टाइम भी नहीं लगता, हो सकता है कि खाना आपका 1 घंटे में ठंडी हो जाए। और ठंडी खाना किसे पसंद है? ना टेस्ट आता ना कुछ आता। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि खाना 1 घंटे नहीं, आप 4 घंटे पहले बना दो, लेकिन खाना को जहां पर आप रखोगे ना,
उसके नीचे क्या लगा होता है, हीटर लगी होती है, और वो हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करके रखता है, और पानी के जो पानी गर्म रहती है ना, उस गर्म पानी का जो भाप निकलता है वो खाने की थाली पे आती है। जहां जैसे कि चावल रखी होगी, उसी चावल के नीचे तरफ से वो भाप निकलेगी, स्टीम, और वो खाना को यूं बरकरार बना के रखेगी। यूं समझो कि खाना अभी अभी बना है ना, खाना को ठंडा नहीं होने देगी। तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इस्तेमाल कहां पर इस प्रेशर हीटर को हम करते हैं कि भाई एक साथ ना कई सारे आपको पानी गर्म करने हैं, कई सारे केटली में रखा हुआ है या फिर कहीं भी बर्तन में रखा हुआ है, उसको एक साथ यदि गर्म करना है तो छोटे हीटर का यूज नहीं करते, हम फिर प्रेशर हीटर का यूज करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर हीटर का एक्चुअल में क्या महत्व है ना। ऑप एम्प किस प्रकार का एम्पलीफायर है। अब देखो यार, मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आपके सामने भी आ रही है, ये हमारे मिक्स्ड एमसीक्यू सॉल्यूशन के इस क्लास में भी। ऑप एम्प किस प्रकार का एम्पलीफायर है, तो ये देखिए, ये आरसी संयोजन निम्न गेन वाला भी नहीं है, और ये प्रतिरोधी संयोजन निम्न गेन वाला भी नहीं है, और प्रत्यक्ष संयोजन निम्न गेन वाला भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑप एम्प है हमारी ना, जो हमारी ऑप एम्प है, ये ऑप एम्प देखिए एज ए इसको हम ऑसिलेटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं और एम्पलीफायर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, यदि हमें इसको ऑसिलेटर बनाना है, क्या बनाना है, यदि हमें इसको ऑसिलेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑप एम्प को हमें पॉजिटिव फीडबैक, कैसा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देना होगा। कैसा फीडबैक, यदि हम ऑप एम्प को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो ऑसिलेटर के रूप में काम करने लगती है। यदि हमको इसको एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना है, किस रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, तो फिर ये निगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा आपको, है ना, निगेटिव फीडबैक। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फीडबैक के अकॉर्डिंग ये काम करती है। अब आपको मालूम होगा कि ऑसिलेटर का काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, और एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, है ना। एम्पलीट्यूड हो गया, पावर हो गया, इससे हम इसको कैसे बढ़ाते हैं, एम्पलीफायर के माध्यम से। तो ऑप एम्प को हम फीडबैक अलग अलग प्रकार का दे करके अलग अलग डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा यहाँ पर कि भाई इसका इनपुट प्रतिरोध कितना होता है ना, इनपुट प्रतिरोध कितना होता है, तो लिखेगा इसका इनपुट प्रतिरोध अनंत होती है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस इसका कितना होता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस लिखेगा इसका 0 के बराबर होती है, कितना, 0 के बराबर। और तीसरा पॉइंट लिखिए कि इसका इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, तो लिखिए 10 की घात 8 ओम। इसीलिए इसके इनपुट प्रतिरोध को अनंत माना गया है। और चौथा पॉइंट है कि इसका आउटपुट इंपीडेंस कितना होगा, तो 20 ओम आउटपुट इंपीडेंस होता है ना। यदि हम 10 की घात 8 से हम इसको कंपेयर करें तो ये निम्न के बराबर है, 0 के बराबर है ना। इसीलिए आउटपुट रेजिस्टेंस कितना माना गया है, 0 माना गया है। अब देखना, इसमें ऐसा कहा जाता है ना कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है, कौन सा वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के जस्ट बराबर होता है। कैसा होगा, इनपुट वोल्टेज के जस्ट बराबर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑप एम्प होती है ना हमारी, इसका जो फेज शिफ्ट होता है, क्या, जो फेज शिफ्ट होती है वो 0 डिग्री होती है। फेज शिफ्ट कितनी होती है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई इसका जो बैंड विड्थ होता है, इसका ऑप एम्प का जो बैंड विड्थ होता है वो कैसा होता है, तो वो अनंत होता है। ध्यान रखिएगा, बैंड विड्थ कैसा होगा, अनंत होगा। और इसका फेज शिफ्ट हो गया, फेज शिफ्ट हो गया। अब लूप गेन पूछा जाता है, कौन सा गेन, लूप गेन पूछी जाती है। तो इसका लूप गेन देखिए इकाई से अधिक, क्या होगी, इकाई से अधिक। अब देखिए कई सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया एक ही क्वेश्चन से कि भाई ऑसिलेटर ग्रुप में कैसे काम करेगा आपका ये ऑप एम्प, तो ये जस्ट पॉजिटिव फीडबैक देने से। एम्पलीफायर के रूप में कैसा काम करेगा, निगेटिव फीडबैक देने से। वहीं पर यदि इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो अनंत, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, इनपुट इम्पीडेंस 10 की घात 8 ओम, आउटपुट इम्पीडेंस 20 ओम,
आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जस्ट एक बराबर होती है, इसीलिए फेज शिफ्ट 0 डिग्री पर होती है। इसका बैंड विड्थ अनंत होती है और लूप गेन हमेशा इकाई से अधिक होती है ना। इसमें देखिए आंसर आपका है ऑप्शन नंबर एक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि प्रत्यक्ष संयोजन इसका किया जाता है, लेकिन लूप गेन इसका निम्न नहीं होता, अधिक होता है, उच्च होता है ना। आप देख रहे हैं ना, इकाई से अधिक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को मैंने करेक्ट नहीं किया, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रेरण हीटर करंट पेनिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखिए पेनिस्ट्रेशन किस चिड़िया का नाम है ना, ये भी तो जान ले किस चिड़िया का नाम है पेनिस्ट्रेशन। तो पेनिस्ट्रेशन देखिए बोल रहा है कि किस राशि के प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक होती है ना। इंडक्शन हीटिंग करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ पेनिस्ट्रेशन। ये होता है देखिए 1/√f। क्या होती है ये? 1/√f यही होती है आपकी। पेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि करंट प्रवाहिता की गहराई। कहने का मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, ये एक केबल है ना। ये क्या है? एक केबल है। इस केबल में यदि हम कौन सी सप्लाई दें? एसी। यदि हम इस पर एसी सप्लाई देते हैं, है ना, एसी सप्लाई देते हैं, तो करंट का प्रवाह कैसे होगा? इसके केवल और केवल स्किन पर होगी, है ना, ऊपरी लेयर पर होगी। किस पर होगी? ऊपरी भाग पर होगी एसी सप्लाई। एसी करंट केवल इसके ऊपर पास होगी। बीच वाला जो इस कंडक्टर का पार्ट है वो अनयूज होगा, इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है ना। वहीं पर यदि हम डीसी सप्लाई पास कराएं तो डीसी सप्लाई ना पूरे हिस्से में होगी। डीसी सप्लाई क्या होगी? इस केबल के पूरे हिस्से में होगी। तो इसी को हम कहते हैं करंट प्रवाहिता की गहराई, यानी कि करंट कितना डेप्थ में बह रहा है ना। तो डीसी करंट जो है ना ये ज्यादा डेप्थ में बहती है, पूरे कंडक्टर के पूरे एरिया को कवर करते हुए बहती है। लेकिन एसी जो है ये पतले, मतलब कि एक पतली सी लेयर में बहती है। इसीलिए जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें अक्सर पतले पतले तारों को ऐड करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ऐड करके बनाई जाती है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1/√f। किसी जर्मेनियम डायोड में 500 मिलीएम्पियर की करंट पास कराए जाने पर करंट का अपव्यय कितना होगा? पावर लॉस की बात कही जा रही है, बहुत ही निम्न, यूं समझिए कि बहुत ही कम टाइम में इसको आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है ना। जर्मेनियम का डायोड है और इसमें करंट कितना पास कराया जा रहा है? 500 एम्पियर, है ना। आपको मालूम है अपव्यय का मतलब क्या होता है? पावर बराबर V × I, यही एक सूत्र है ना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पावर ज्ञात करने का बड़ा बेसिक सा सूत्र है। अब देखिए पावर बराबर क्या हो जाएगा? V। वोल्टेज हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें जर्मेनियम डायोड के बारे में जरूर पता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। 0.3, है ना, गुणे करंट कितनी चल रही है? 500, है ना, मिली एम्पियर है ना। तो मिली 10⁻³ रखिए। और यदि हम पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आएगी, 10 से देखिए 1 0 ये चली जाएगी, 5 से 15, है ना। कितना हो गया? 150 × 10⁻³ है ना। यही हो जाएगा आपकी वॉट में। ये किस में होगा? ये वॉट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 150 मिलीवॉट हो गया, है ना। तो यदि किसी जर्मेनियम डायोड में 500 एम्पीयर का करंट प्रवाहित कराएंगे तो कितना? 150 मिलीवाट। और मिलीवाट देखिए ध्यान दीजिए, मिलीवाट में है, 1 वॉट से भी कम है ना। मिलीवाट में है, 1 वॉट से भी ये कम है, तो बहुत ही कम मान का ये पावर खपत कराएगी। इंड पोल के बाद अतिरिक्त लगाए गए केबल्स का सामान्यतः क्या यूज होता है? तो देखिए IE नियम का पालन करने के लिए, किसका पालन करने के लिए? IE नियम का पालन करने के लिए। आंसर सही है, खंभे को झोल सहने युक्त बनाने हेतु, है ना। ये गलत बात है। ये क्या है? ये गलत बात है। खंभे को झुकने से बचाने के लिए, ये भी सही बात है, यानी कि बोथ A and 2 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब एक तस्वीर मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और फीलिंग करिए। जो आपके घर के बगल में है या फिर जो आपके मोहल्ले में है ना, वही वाली समझिए। ये आपका एक पोल है। अब ये काम कैसे करती है ना, काम जो होगा वही करेगी। किस तार के बारे में बात की जा रही है? इस तार के बारे में। ये जो आपको एक तार नजर आ रही है, यहां से देखिए, ये देखिए, ये सपोर्टिंग वायर है जिसको हम स्टे वायर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? स्टे वायर। ये स्टे वायर सपोर्टिंग के लिए काम में आती है। किसके?
किस रूप में काम आएगी, सपोर्टिंग के रूप में काम आएगी। और यहाँ पर देखिए एक स्टड पोल भी लगा हुआ है, ये भी सपोर्ट करने के लिए लगा गया है। अब ये देखिए हर जगह नहीं लगाया जाएगा, या जहां पर जैसे कि ये आपकी एक लाइन जा रही है ना, अब ये लाइन यहां से मुड़ना चाहती है इस तरफ, तो यही जो कोने में जो आपका पोल होगा ना, इसी पोल के साथ में एक स्टड पोल लगाया जाएगा, सहारा देने के लिए पोल लगाई जाएगी। क्योंकि आंधी तूफान आते रहते हैं, और आंधी तूफान आने से हमें इसको सेफ्टी तो देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमने स्टड पोल लगा दिया, और इसके लिए हमने स्टे वायर लगा दिया। ये कभी भी झोल को नहीं रोक सकता है ना, झोल झाल को ये नहीं रोक सकती है भैया। झोल का अपना अलग लफड़ा है और सपोर्टिंग का अपना अलग सेफ्टी है। तो आंसर हमारा क्या होगा कि भाई खंभे को झुकने से बचाने के लिए, है ना, आंधी तूफान में अगर क्योंकि खंभे पे बहुत ज्यादा लोड है यार, चारों तरफ से वायर लगी हुई है इंसुलेटर के माध्यम से, है ना, इधर की वायर इधर खींच रही है, इधर की वायर इधर खींच रही है। यूं समझिए कि इधर को हवा चली तो इधर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, तो कहीं उधर वो चली ना जाए, कहीं उधर वो गिर ना जाए पोल, इसलिए स्टे वायर का उपयोग करते हैं। और आईई नियम का पालन करने के लिए, आईई नियम भी यही कहती है कि भैया पोल को सहारा बढ़िया मिलना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। गैल्वेनाइज्ड स्टील सीट में, जिसको जीआई सीट कहते हैं, सोल्डरिंग करना है हमें, किस फ्लक्स का यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, स्टीयरीन का, जिंक क्लोराइड। देखिए स्टीयरीन जो है एल्यूमिनियम के लिए काम आएगी। देखिए कोई एल्यूमिनियम की सीट है, उस पर हमें सोल्डरिंग करना है तो स्टीयरीन फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोक्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगी, हाइड्रोक्लोराइड। थोड़ा सा हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हाइड्रोक्लोराइड देखिए एसिड जो होता है ना, ये एक्चुअल में है क्या चीज। हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है ये किस रूप में होता है, सबसे पहली बात तरल रूप में होता है, और हवा से जब भी ये संपर्क करता है ना तो ये धुआं देता है। क्या देता है, हवा के संपर्क में आने से ये धुआं देता है, स्मोक, और इसे पानी के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। जीआई सीटों के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, और जब इसका यूज किया जाता है जिंक जैसे मटेरियल पर, तो ये रासायनिक क्रिया करके ये क्या बना लेते हैं, ये क्लोराइड बन जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है ना। जब जिंक मटेरियल पर हमें इसको यूज करना है, प्रयोग करना है, तो फिर ये रासायनिक क्रिया करता है किसके साथ, जिंक के साथ, और जिंक क्लोराइड फ्लक्स बन जाती है। किसी तकनीशियन के लिए सामान्य प्रयोग की जाने वाली हेक्सा ब्लेड की मोटाई कितनी होती है, ये एक नया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 0.80 mm, क्योंकि आपने देख रखा होगा, नहीं तो ये देखिए, ये जो आपका हेक्सा ब्लेड है ना सर, ये जो हेक्सा ब्लेड है, ये हेक्सा ब्लेड की क्या है, पत्ती है, ये है ना, ये क्या है, ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ना, देखिए ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड का काम क्या है, यही वो ब्लेड है जो लकड़ी को भी काट सकती है, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं लकड़ी काटने के लिए। ज्यादातर हम इसको सीट मेटल में यूज करते हैं, पतले पतले चादरों को काटने के लिए, पाइप्स को काटने के लिए इसको यूज कर लेते हैं, है ना। और इसका साइज कितना बताया गया है, 0.08 mm। इसमें जो ये पत्ती आपको नजर आ रही है ना, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो वो लिखेगा 13 mm इसकी चौड़ाई होती है। मैं एक इलेक्ट्रीशियन को जो इस्तेमाल कर रहा होता है ना, उस हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई बता रहा हूँ, 13 mm उसकी चौड़ाई होती है, 13 mm चौड़ाई होती है ना। और इसमें देखिए जैसे कि दांत जो बने होते हैं ना, इस प्रकार से ये जो दांतें बने हुए हैं, तो दो दांत के बीच में, है ना, दो दांत के बीच में कितना गैप होता है, तो 0.8 mm। कितना, 0.8 mm कितना होगा, 0.8 mm का गैप होगा दो दांत के बीच में, है ना। और ये इसका कौन सा पार्ट है, ये है इसका हैंडल, ये क्या है, हैंडल है। और ये इसका देखिए, ये क्या है, यूं समझिए लॉक है, ये क्या है, इसका लॉक है ना, एडजस्ट लॉक। यहीं से इस फ्रेम को, यहीं से इस ब्लेड को हम टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। लूज तो ज्यादातर नहीं, ना ज्यादा लूज करना चाहिए ना ज्यादा टाइट। ज्यादा लूज करने से आप सीट मेटल को काट नहीं पाएंगे, ज्यादा टाइट करने से टूट जाएगा आपका जल्दी से, है ना। इसलिए न ज्यादा लूज रखना है न ज्यादा टाइट रखना है। ये है आपका हेक्सा ब्लेड। इसको आप जब इलेक्ट्रीशियन बनेंगे ना तो हर जगह काम आएगा। बोर्ड जब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक वाली तो भी काम आती है, घरों में भी काम आ जाती है, पाइप वगैरह काटने के लिए, है ना। फाइबर की जो पाइप होती है बहुत आसानी से इससे कट जाती है ना। ईएलसीबी संवेदनशीलता के लिए जब रेटेड ट्रिपिंग करंट का एक टर्म्स प्रत्येक पोल में स्विच चालू हो तो परिपथ वियोजक खुलने का समय क्या होगा। बहुत ही कम टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड। कितना,
0.2 सेकेंड के अंदर अंदर ये खुल जाती है। अब देखना ELCB जो है ना, ELCB क्या है? यदि आपको ELCB के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में टोटल डिटेल्स लेना है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड का जो रूल है ना 12640/1988, इस एक्ट को आप देख लीजिएगा। ELCB के बारे में टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी आपको जानना होगा जरूर चेक कीजिएगा। अब देखिए ये काम कैसे करती है। सबसे पहली बात, ये दो प्रकार की होती है, एक तो करंट लेवल की, किस लेवल की? करंट लेवल की, और दूसरी वोल्टेज लेवल की। यानी कि अगर किसी मटेरियल कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसकी बॉडी किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है ना। उसमें वोल्टेज यदि लीकेज होता है तो भी ये सर्किट को ब्रेक करवाएगी, यानी कि आपकी सर्किट को ऑफ कर देगी। अगर करंट लीकेज हो रही है तो भी। अब किस मान का करंट लीकेज पर ये ऑपरेट हो जाती है? तो भैया ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये 100 मिली एम्पियर पर ऑपरेट हो जाती है। बोले तो 0.1 एम्पियर, जो कि 0.1 एम्पियर को हम टच कर दे हाथ से ना, तो भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन फिर भी हम एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर चुके हैं, बना चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं कि भाई अगर 0.1 एम्पियर भी करंट लीकेज हो किसी बॉडी के माध्यम से ना, तो भी ELCB क्या करे? इसको ट्रिप करा दे, है ना। इतना सेंसिटिव होता है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये ऑन हो जाती है, बहुत ही कम करंट अमाउंट में भी ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि मानव सुरक्षा, एक देखिए मानव सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है ना। क्योंकि मानव रहेगा तभी हर चीज को बनाया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। यदि मानव ही नहीं रहेगा, उसको सेफ्टी ही नहीं मिलेगी, तो फिर कुछ भी करना संभव नहीं है। प्रत्येक क्लॉक पल्स पर पूर्व में काउंटर में लोड पाठ्यांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही धुआंधार इसका देखिए सॉल्यूशन मिलेगा। अप काउंट मोड, डाउन काउंट मोड, देखिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वृद्धि की बात कह रहा है ना। अप काउंटर मोड, अप काउंट मोड है ना ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि वृद्धि हो रही है। अब देखिए एक्चुअल में ना ये काउंटर क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए कि जो काउंटर होता है ना, इस काउंटर का काम क्या होता है? तो काउंटर का काम होता है कि पल्स की गणना करना। क्या होता है? पल्स की गणना करना। अब ये कैसे पल्स की गणना करता है, जरा उसको आप देखिए। ये आपके पास एक क्या है? पल्स है ना। अब इस पल्स को ये कैसे गणना करेगी? देखिए ये एक पल्स है आपके पास, इसको कैसे गणना करेगी? जो काउंटर है आपका ना सर, इस काउंटर में हम हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी वाले करंट को या वोल्टेज को या पावर को हम इस काउंटर के माध्यम से फ्लो कराते हैं ना। तो ये काउंटर क्या करता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने पल्स का करंट फ्लो हुआ उसको ये काउंट कर लेती है काउंटर, है ना। और साथ में ये पल्स की गणना करती है, और दूसरी बात ये साथ में क्लॉक की गणना भी करती है। किसकी गणना? क्लॉक बोले तो आपका टाइम की भी गणना कर लेता है। यानी कि काउंटर के अंदर यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट को पास कराएंगे, तो ये 1 सेकेंड के अंदर कितना वेव पास हुआ, है ना, वो ये काउंट कर लिया। और साथ में टाइम को ऐसे काउंट कर दिया कि भाई 1 सेकेंड में मान लीजिए कि 5 पल्स यहां से इसने काउंट किया, तो 5 पल्स को फ्लो होने में कितना समय लगा। तो टाइम को भी काउंट करती है, क्लॉक को भी काउंट करेगी, और साथ में पल्स को भी काउंट करती है, दोनों को काउंट करती है। और साथ में एक बात और कि जो रीडिंग हमें मिलती है इस काउंटर के माध्यम से ना, तो उसको हम 1 से 1 बढ़ करके पढ़ते हैं। जैसे कि 1 होगा तो हम उसको 2, रीडिंग हमें 1 मिलेगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। 2 मिलता है तो 3 पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कही जा रही है कि पाठ्यांक में यानी कि रीडिंग में 1 की वृद्धि हो जाती है ना, वही होती है। तो 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि रीडिंग ही हमें शो होती है 1 से 1 बढ़ करके। दूसरा है इसी से रिलेटेड कि भाई यहाँ पर क्या पाठ्यांक में 1 की कमी हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब की बार होगा डाउन काउंटर मोड। और इसमें क्या होगा कि जो आपको फाइनली ये काउंटर रीडिंग देगा अपने डिस्प्ले पे, तो वो 1 मान को घटा करके देगा, है ना। तो हमें पता चलेगा कि ये डाउन काउंटर है, वो कौन सा काउंटर है? अप काउंटर है। ऐसे आयन जिन पर धन आवेश होते हैं वे इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, क्या कहलाते हैं? इसको हम कैटायन कहते हैं। अब देखिए कैटायन बोले तो कैटायन का मतलब होता है एनोड से। किससे? एनोड से या फिर धनायन से। किससे होगा? एनोड या फिर धनायन, वही होता है कैटायन, ठीक है ना। और
ये प्रवाहित कैसे होते हैं? ये एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। कैसे प्रवाहित होते हैं? एनोड से कैथोड की ओर, यानी कि ऐसे आयन देखना, ऐसे आयन जिस पर कैसा आवेश हो, पॉजिटिव आवेश हो, वो क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है ना। चलिए देखिए, टोटल इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, शानदार सॉल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसा लगा, और वीडियो को शेयर अब जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपने क्लास देख लिया, अब वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से विद्यार्थी हैं जो यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन से हैं जो रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं ये यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, सभी के लिए काम आएगा, है ना। तो देखिए, तो चलिए इस क्लास के हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।